नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत विशेष प्रोग्राम के अंदर। विशेष इसलिए कि आज मैं एक ऐसा मुद्दा उठाने जा रहा हूं, जो शायद आपने सोशल मीडिया पर पहले कभी नहीं देखा होगा, सुना होगा, नोबेल प्राइज़ेज़ के ऊपर। हमारी क्या हस्ती है नोबेल प्राइज़ में? साइंस के नोबेल प्राइज़ेज़ में हमारी क्या हस्ती है? जब हम हमारी बात करते हैं, तो हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं अब। जो पूरा साउथ एशियन खित्ता है, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है। ये सारे देशों को शामिल कर रहा हूं और म्यांमार को भी ले लो इसके अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। मैं आज कुछ ऐसे तथ्य पेश करने जा रहा हूं जिससे आपको लगेगा कि क्या दुनिया में हम कहीं हैं? हमारी कोई हस्ती है क्या? हम कहीं ठहरते हैं क्या कहीं पे? मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, हम कहां से रिसर्च करेंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं है। पैसे होते तो हम रिसर्च करते, पैसे होते तो रिसर्च करते, तो हम अमीर बन जाते। अमीर होते तो हम पैसा लगाते रिसर्च में। हम तो रोटी पानी के लाले पड़े, हम कहां से रिसर्च करेंगे? सही बात है। भारत ने अब तक एक नोबेल प्राइज साइंस में जीता है। एक, सीवी रमन, आजादी से पहले 1930 में, 1930 में। उसके बाद इंडिया को कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला आज तक साइंस में। साइंस का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। एक भी नहीं है। और जो सीवी रमन का था फिजिक्स के लिए था। तो क्या हमारा दिमाग इंफीरियर है क्या? हम साउथ एशियंस का, दक्षिण एशिया कहूंगा मैं, इंडिया कहूंगा नहीं। हम दक्षिण एशिया का, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार भी है। हमारा दिमाग पुअर है क्या? हमारा दिमाग नहीं है क्या? हमारी ब्रेन पावर नहीं है क्या? या हमारा डीएनए इंफीरियर है क्या? जो जीन्स है इंफीरियर है क्या? क्या कोई ऐसी रेस होती है कि जिसके पास सुपीरियर ब्रेन होता है और जिसका इंफीरियर ब्रेन होता है? यानी कि सुपर ब्रेन है और एक बिल्कुल डफर ब्रेन है, ऐसा भी है क्या? हम तो आंकड़ों के साथ खेलेंगे और आंकड़ों के साथ आपको बताएंगे। साइंस के अंदर जो पुरस्कार दिए जाते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, वो बेसिक रिसर्च के लिए दिए जाते हैं। बेसिक रिसर्च का मतलब होता है न्यू नॉलेज। सिंपल वर्ड में, न्यू नॉलेज, समथिंग वेरी न्यू, जो पहले नहीं थी, उसके लिए दिया जाता है। तो बेसिक रिसर्च तो इंडिया में शून्य है। और रिसर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है कि जहां पर एक बेसिक रिसर्च से एक आपको प्रिंसिपल, एक सिद्धांत हाथ लग गया और उसके ऊपर आपने जब और डेवलपमेंट किया, तो आपको फिर नए नए प्रोडक्ट मिलते चले गए, नई नई टेक्निक मिलती चली गई। एग्जाम्पल के तौर पर, जो व्यक्ति ने पहली बार जिंदगी में एक टेलीविजन बनाया प्रोडक्ट के तौर पर, तो वो किसी प्रिंसिपल के ऊपर था, वो साइंस के, लेकिन वो बेसिक हो गया, है ना? जैसे कि किसी ने डीएनए के ऊपर या आरएनए के ऊपर एक बेसिक रिसर्च की, ये उसकी क्वालिटी है, फिर उस क्वालिटी से इंस्पायर होकर किसी ने उस पर मेडिसिन बनाई या सर्जरी की नई टेक्निक निकाली, तो अप्लाइड रिसर्च हो गया वो। तो एक बेसिक रिसर्च, सपोज करो कि टेलीविजन नई चीज आई, लेकिन उस टेलीविजन से और इंप्रूव्ड टेलीविजन बनाना और इंप्रूव्ड टेलीविजन बनाना, वो अप्लाइड रिसर्च है। यानी कि प्रोडक्ट ऑलरेडी है आपके पास, उसको इंप्रूव 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 करते जाना है, तो उसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। जैसे कि हमारे पास एक बल्ब था, बल्ब बेसिक रिसर्च में आया कि बिजली, बिजली जो हुई है बेसिक रिसर्च का प्रोडक्ट है। वहां से एक बल्ब बनता है, उस बल्ब के बाद फिर ट्यूबलाइट, ये वो एलईडी सब जो आते हैं, वो इंप्रूव होते चले गए, वो अप्लाइड रिसर्च है, जिसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं।
ये सारी चीजें हैं। तो जो फर्स्ट टाइम जो चीज निकल के आती है उसको फंडामेंटली बेसिक रिसर्च कहा जाता है। अप्लाइड रिसर्च यानी कि जो ऑलरेडी है उसको इंप्रूव करना है। तो न्यू नॉलेज इज बेसिक रिसर्च। हमेशा नोबेल प्राइजेस साइंस के अंदर बेसिक रिसर्च के लिए मिलते हैं, अप्लाइड रिसर्च के लिए नहीं मिलते। आप समझ गए कि जो इन्वेंशन है, बेसिक रिसर्च इन्वेंशन के लिए है, अप्लाइड रिसर्च क्या है? इनोवेशन है, नवीन नवीन चीजें बनाना, लेकिन पहले से है उसको इंप्रूव करके बनाना। तो इन्वेंशन से निकलता है आपका नोबेल प्राइज और इनोवेशन से निकलते हैं नए इंप्रूव प्रोडक्ट्स। आते हैं, चलते हैं इस जर्नी के ऊपर, बताते हैं कि साउथ एशिया क्यों पिछड़ा हुआ है, अफ्रीका भी क्यों पिछड़ा हुआ है, और क्यों कुछ धर्मों के लोगों का पूरा इसके ऊपर एक प्रभुत्व है। कई लोग कहेंगे कि थोड़ी बेईमानी होती है, हमारे लोगों को देते नहीं है, लेकिन बेईमानी भी कितनी करोगे? 2%, 3%, 5% ना, 10% कर लोगे, इससे थोड़ी ज्यादा करोगे। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो आपको क्या मिलेगा आज से? चलते हैं अपनी जर्नी पर और बताते हैं कि हमारा ब्रेन सुपीरियर है, इंफीरियर है, फैसला आप करना। नोबेल प्राइजेस की इस जर्नी पे पहली बार ये प्रोग्राम आपके सामने आ रहा है। दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड इज यूजुअली offered in 6 different fields, that is literature, physics, chemistry, economics, peace and physiology यानी कि मेडिसिन। तो ये सारी सारी की सारी चीजें, यानी कि लिटरेचर एक है, पीस एक है, और इसके अंदर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बाद में आया था। तो पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स जो है अलग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और साथ में मेडिसिन जो है जिसको फिजियोलॉजी भी कहा जाता है, वो एक सब्जेक्ट आता है यहाँ पर। तो 6 टोटल एरियाज हैं, 1901 से दिए जा रहे हैं। नोबेल प्राइजेस इन साइंस, साइंस का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। इट इज गिवन फॉर बेसिक रिसर्च। नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन फॉर एप्लीकेशन रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च refers to the study that is aimed at expanding the existing base of scientific knowledge, creating new knowledge, एक नई चीज पैदा करते हो। और अप्लाइड रिसर्च इज द रिसर्च दैट इज डिजाइन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये होता है उसके अंदर। थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं आपको। Nobel Prizes in Science is awarded for basic research only, also known as pure research, fundamental research, basic science, pure science. This type of research aims to improve scientific theories and gain understanding of natural phenomena. Basic research is driven by curiosity and the quest for knowledge. It often doesn't have immediate practical application, but its findings may be useful in solving problems later on. जी हाँ, बेसिक रिसर्च जो होती है, जब खोज की जाती है तो फिर तुरंत उसका लाभ नहीं मिलता है, लेकिन आने वाले सालों के अंदर, दशकों के अंदर उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर फिर नया इनोवेशन बिल्टअप किया जाता है। इसको फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, प्योर रिसर्च भी कहते हैं, प्योर साइंस भी कहते हैं। जैसे कि कोई एक नया एलिमेंट खोज लेना, कोई नया एलिमेंट खोज लेना, तो वो एलिमेंट किसी ने खोजा है, वो इन्वेंशन हो गया, उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला है। होता है ना ये। Nobel Prize is not given for applied research. This type of research uses scientific theories to develop technology or techniques to solve specific problems in the real world. Applied research is driven by the need to address societal or practical problems. It takes the theoretical knowledge derived from the basic research and converts it into the actionable solutions. यानी कि जो बेसिक या प्योर साइंस की जो रिसर्च है, वहां से जो नॉलेज मिलती है उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं एक्शनेबल सॉल्यूशन के अंदर, कि हाँ, मानवता का अब इससे क्या भला होगा। तो बेसिक रिसर्च के ऊपर बेस्ड होती है अप्लाइड रिसर्च। ये था कुछ मूलभूत चीजें जो मैंने आपको बताई ताकि आपको फर्क समझ आ जाए। 1901 और 2024 के बीच में नोबेल प्राइजेस और Sveriges Riksband Prize for Economic Sciences in memory of Alfred Nobel were awarded 626 times to 1009 people and organization, with some receiving the Nobel Prizes more than once. This makes a total of 973 individuals and 28 organizations. जो हो सकता है ये आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे हों, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा,
लेकिन जो बेस्ट मैं एक्सट्रैक्ट कर पाया वेब से वो मैंने आपके सामने पेश किया। आगे चलते हैं। टोटल नोबेल प्राइजेस अब तक जो दिए गए हैं, जो इसमें साइंस की, अब हम सिर्फ साइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन की। केमिस्ट्री में 192, मेडिसिन में 227, फिजिक्स में 224, टोटल 643। थोड़ा चेंज हो सकता है आगे पीछे, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग रहा है यहाँ पर कि केमिस्ट्री में कुल मिला के अब तक 192 नोबेल प्राइज आए हैं, मेडिसिन में 227 आए हैं, फिजिक्स में 224 आए हैं, टोटल 643 इंडिविजुअल्स हैव गॉट इट। फ्रेडरिक सेंगर एंड बैरी शार्पलेस गॉट केमिस्ट्री नोबेल प्राइज ट्वाइस। अब देखिए, जो केबीसी के क्वेश्चन तैयार करते हैं ना, उनके लिए कितना अच्छा आंसर है यहाँ पे कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिसने केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल प्राइज जीता है। तो उसमें फ्रेडरिक सेंगर और बैरी शार्पलेस उन्होंने जीता है। बर्डीन, उन्होंने भी 2 बार जीता है, लेकिन उन्होंने 1 बार फिजिक्स में जीता और 1 बार उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर जीता। तो 1956 और 1972 में, नहीं ये दोनों, सॉरी, बर्डीन के भी नोबेल प्राइज ट्वाइस हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर ये दोनों 1956 और 1972 में। आगे चलते हैं। अब तक के जो नंबर्स हैं अगर आप देखोगे उसमें, तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को 417 नोबेल प्राइज मिले हैं, ब्रिटेन को 140, जर्मनी को 115, फ्रांस को 75, और इसके अलावा बाकी लिस्ट है, स्वीडन की 34, जापान की 31, रशिया, सोवियत यूनियन 30, ये सारे के सारे हैं। इसमें नोट भी लिखे हैं। नोट का मतलब यहाँ पर जो आता है यहाँ पर कि जॉन बर्डीन अवार्डेड ट्वाइस इन फिजिक्स, लाइनस सी पॉलिंग अवार्डेड वंस इन केमिस्ट्री एंड वंस इन पीस। ये बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है, ये केबीसी का क्वेश्चन बड़ा अच्छा आपका बनेगा कभी आएगा तो। लाइनस सी पॉलिंग को 1 बार केमिस्ट्री में मिला है और 1 बार पीस में मिला है, शांति का नोबेल प्राइज मिला है। के बैरी शार्पलेस अवार्डेड ट्वाइस इन केमिस्ट्री, फ्रेडरिक सेंगर अवार्डेड ट्वाइस इन केमिस्ट्री, मैरी क्यूरी, हाँ एकमात्र जिसको 1 बार फिजिक्स और 1 बार केमिस्ट्री में मिला है, ये मैरी क्यूरी, जिसने रेडियम की खोज भी की थी। अब आते हैं भारत के जो नोबेल लॉरिएट से, पहले रविंद्रनाथ टैगोर थे, गीतांजलि के लिए उनको मिला था 1913 में, फिर सीवी रामन को फिजिक्स के लिए मिला था। ये लास्ट हमको मिला है भाई साहब नोबेल प्राइज जो साइंस में मिला है, जो आजादी से पहले मिला है। उसके बाद अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स के अंदर 1998 में, मदर टेरेसा को 1979 में पीस के लिए, कैलाश सत्यार्थी को भी पीस के लिए 2014। मदर टेरेसा भी इंडियन नहीं थी, वो अल्बानिया से थी, लेकिन बाद में वो भारतीय सिटीजन बन गई, उनको इंडियन पासपोर्ट भी मिल गया था, तो उनका नाम फिर वो भारतीय सिटीजन की लिस्ट में आ जाता है। ओरिजिनली जो है वो अल्बानिया से है, तो एक तरह से कहा जाए अल्बानियन सिटीजन थी वो। तो कुल मिला के ये 5 इंडियंस को मिले हैं, लेकिन कुछ इंडियंस को और नोबेल प्राइज मिले हैं जो भारत के नागरिक नहीं है, वो भी मैं आपको यहाँ पर नाम बताता हूँ। इसमें अभिजीत बनर्जी को 1968 में 2019 में इकोनॉमिक्स का मिला है। वेंकटरमन रामाकृष्णन को 2009 के अंदर केमिस्ट्री के लिए मिला है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के लिए 1983 में मिला है, और हरगोविंद खुराना को 1968 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए मिला है, जहां उन्होंने आरएनए की खोज की थी। ये मैं आपको बता दूं। तो ये 4 हिंदुस्तानी वो हैं जो अमेरिकन नागरिक हैं जिनको मिला है। इसमें 3 को साइंस में मिला है, 1 को केमिस्ट्री, 1 फिजिक्स, 1 मेडिसिन। ये अच्छी बात है कि उनको वहां मौका मिला और वो एक्सेल कर पाए। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो भारत के खाते में आते हैं। सबसे पहला जो कोई प्राइज मिला था वो इंडियन नहीं थे, लेकिन रोनाल्ड रॉस बेसिकली उनको मेडिसिन के लिए मिला था। ये अल्मोड़ा में इंडिया में पैदा हुए थे। आप कहोगे भाई देखो, आपने पढ़ा होगा कि ये अपना मलेरिया के लिए जो इनकी रोकथाम थी और हजारों लाखों लोगों को मरने से उन्होंने बचाया था, तो मलेरिया के ऊपर जो उन्होंने काम किया और उसका जो इलाज निकाला, तो वो फॉरेनर्स बेसिकली है तो ब्रिटिश, लेकिन वो पैदा भारत में हुए थे, अल्मोड़ा के अंदर थे, और यहां पर उनकी वो खोज थी रोनाल्ड रॉस की। 1902 के अंदर, अर्लियर 1901 में तो प्राइज स्टार्ट हुए थे, 1902 में ही उनको प्राइज मिल गया था मलेरिया की रोकथाम के लिए। तो ये देखा जाए तो उस टाइम इंडिया नाम था, लेकिन ब्रिटिश इंडिया था वो। 1907 में रुडयार्ड किपलिंग को मिला, जिसकी जंगल बुक किताब है, आपको पता ही है रुडयार्ड किपलिंग की। ये भी यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से है, लेकिन ये बॉम्बे में पैदा हुए थे रुडयार्ड किपलिंग। 1907 में इनको मिला था।
In consideration of the power of observation, originality and imagination, virility of ideas, and remarkable talent for the narration, which characterizes the creation of this world famous author. जी हाँ, रुडयार्ड किपलिंग। तो इनको यहां पर मिला था। जंगल बुक उनकी किताब सबको पता ही है, 1907 में इनको मिला था। एक और भारतीय, हालांकि ओरिजिनली वो दलाई लामा है, यानी कि तिब्बत से हैं, लेकिन अब उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो उनके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि दलाई लामा को भी नोबेल प्राइज जो है वो मिल चुका है, 14वें दलाई लामा को। और एक शख्स और जिनको 2001 में मिला था, वो भी भारतीय मूल के थे, लेकिन हमारे नहीं थे, वो ट्रिनिडैड एंड टोबैगो में रहते थे, वो थे वीएस नेपाल। वो लिटरेचर के लिए उनको मिला था, फॉर हैविंग यूनाइटेड परसेप्टिव नैरेटिव एंड इनकरप्टिबल स्क्रूटनी इन द वर्ड्स in the works that compel us to see the presence of suppressed histories। तो ये उनको मिला था। अब बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पे हम आएंगे। यहां पर पाकिस्तान से 2 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला है। अब्दुल सलाम 1979 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज उनको मिला है, अब्दुल सलाम को। और एक मलाला यूसुफजई को 2014 में पीस प्राइज मिला है। बांग्लादेश के लिए मोहम्मद यूनुस, जो इस समय वहां के चीफ हैं। ग्रामीण बैंक के लिए उनको अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का 2006 में नोबेल प्राइज मिला है। अब एक बड़ी फेमस कहावत यहां पर मैं आपके लिए लेके आता हूं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको नोबेल प्राइज क्यों ज्यादा मिलते हैं? क्योंकि वह बेसिक रिसर्च ज्यादा होती है। बेसिक रिसर्च क्यों ज्यादा होती है? क्या वो डेवलप्ड है, उनके पास पैसा है? नहीं। कंट्रीज डोंट इन्वेस्ट इन साइंस बिकॉज दे वर डेवलप्ड। जो देश होते हैं वो साइंस में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि वो विकसित देश हैं और उनके पास पैसा है। दे बिकम डेवलप्ड बिकॉज दे इन्वेस्ट इन साइंस। चूंकि वो साइंस में इन्वेस्ट करते हैं इसलिए वो डेवलप्ड यानी कि विकसित होते हैं। भारत यही बात नहीं समझ पाया। शायद भारत ये समझता रहा कि जब मैं विकसित हो जाऊंगा तब मैं पैसा लगाऊंगा। नहीं, पैसा लगाओगे साइंस के अंदर तो विकसित बनोगे, विकसित होकर पैसा लगाओगे तो विकसित ही नहीं होगे। तो हम वो नहीं कर रहे हैं। तो कंट्रीज डोंट इन्वेस्ट इन द साइंस बिकॉज दे वर डेवलप्ड, दे बिकम डेवलप्ड बिकॉज दे इन्वेस्टेड इन साइंस। बड़ी फेमस कहावत है ये। हम लोग कितना पैसा रिसर्च में खर्च करते हैं? अब मैं यहाँ पे सिर्फ साइंस की बात करूंगा। यहाँ पे साइंस ये जहां से इनोवेशन निकल रही है सारी का सारी, तो हालांकि उसमें अर्थशास्त्र वगैरह भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर भी काफी रिसर्च होती है। तो टोटल जो है अमेरिका करीब करीब गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री $900 बिलियन पर ईयर खर्च करते हैं। $900 बिलियन, जो दुनिया में हाईएस्ट है, इसलिए उनके नोबेल प्राइज भी हाईएस्ट है। चाइना इस टाइम $550 बिलियन पर ईयर खर्च कर रहा है। और चाइना की ये सारे जो रिसर्च है ये उसकी इनोवेशन में दिखाई देती है। इन्वेंशन में दिखाई नहीं देती, इनोवेशन में दिखाई देती है कि हर चीज की इनोवेट करके एक बेटर प्रोडक्ट बना सकता है। और भारत जो है $5 बिलियन से ज्यादा खर्च नहीं करता है एक साल में, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के। तो रिजल्ट कहां से आएंगे? सोचने वाली बात है। स्टेम इज द की, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन। आपको यहां पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप यहां पे रिसर्च के लिए पैसा नहीं लगाएंगे, हजारों लाखों करोड़, तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका 1,12,000 करोड़ का एजुकेशन का बजट है इंडिया में, केंद्र सरकार का, उसमें 10,000 करोड़ भी रिसर्च के लिए नहीं दिया जाता, जो कि $1 बिलियन भी नहीं है। सरकार का पूरा खर्चा रिसर्च का $2 बिलियन है, यानी कि करीब 17,000 करोड़ का। लेकिन उस 17,000 करोड़ सिर्फ दिखाने के लिए पेपर में, अदरवाइज जो सारा का सारा भाभा एटॉमिक सेंटर और इसरो को चला जाता है और बाकी कुछ रिसर्च के लिए बचता नहीं है। उनके खर्चे उसमें से निकलते हैं। अगला एक पॉइंट आते हैं, धर्म के आधार पर कितने लोगों ने जीता है। ये 1901 से है और मेरे पास जो यहाँ पे शायद 2023 तक के आंकड़े होंगे ये, तो मैं यहाँ पर बता देता हूं कि किस किस धर्म ने कितने जीते हैं। क्रिश्चियंस को 65.4% नोबेल प्राइजेस मिले हैं, यानी कि 425 ईसाइयों को, क्रिश्चियंस को नोबेल प्राइज मिले हैं। जूस की संख्या क्या है भाई साहब? मुश्किल से 2-2.5-3 करोड़ लोग हैं यहूदी, जो इजराइल वाले हैं, या जूस बाकी देशों में भी हैं। तो 21.1% उनको मिले हैं। 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाले व्यक्ति, सिर्फ दुनिया में 800 करोड़ में 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाले व्यक्ति 130 नोबेल प्राइज लेके जाते हैं। तो यहां पे वो प्रश्न पैदा होता है जो मैंने पहले किया था कि उनका
क्या ब्रेन सुपीरियर है क्या? क्या क्रिश्चियंस का ब्रेन सुपीरियर है क्या? सोचिएगा। एथीस्ट जो बिल्कुल भी नहीं मानते, यानी कि किसी भी धर्म को नहीं मानते दुनिया में, 10.5% रिलीजन वाइज उनकी पॉपुलेशन है, और एथीस्ट ने 70 नोबेल प्राइजेस जीते हैं आज तक, जो किसी धर्म को नहीं मानते। बुद्धिस्टा की पॉपुलेशन 1.1% है, और रिलीजन वाइज, और सिर्फ उनको छोड़, अब ये तो हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्टा की पॉपुलेशन को तो छोड़ ही देते हैं, खैर छोड़िए। ये मैंने पॉपुलेशन का वो दिया है कि मतलब पर पॉपुलेशन वाइज कितने नोबेल प्राइज है, उसको पॉपुलेशन का फिगर ना समझा जाए। तो यहाँ पे बुद्धिस्टा जो को मानने वाले हैं सिर्फ, उनके 4 नोबेल प्राइज हैं। मुस्लिम्स को 4 नोबेल प्राइज आज तक मिले हैं, हिंदूज को 4 नोबेल प्राइज मिले हैं जो भारत के अंदर हैं इस समय, और 4 बाहर वाले भी हैं जो कि खासतौर से अमेरिका के अंदर भी हैं। तो बस टोटल मिला के 8 हो जाते हैं हिंदूज के, और अदर्स के 3 हैं। तो आप 2 चीज यहां से निकल के आती हैं कि बुद्धिस्टा, मुस्लिम और हिंदूज के खाते में मुस्लिम करीब करीब 200 करोड़, 110 करोड़ जो हैं वो हिंदू है, वो हो गए टोटल मिला के 310 करोड़। बुद्धिस्टा 55 करोड़, 310 और 300 समझो 65 करोड़। अगर इसमें से कुछ छोटे मोटे और जो है लोग वो भी मिला लिए जाए तो ये 400 करोड़ हो जाते हैं। तो 400 करोड़ का एक सेगमेंट जो है कुल मिला के उसको 15-20 नोबेल प्राइज मिलते हैं, और दूसरा जो 400 करोड़ का सेगमेंट है जिसमें क्रिश्चियंस हैं, एथीस्ट हैं और ज्यूज हैं, बाकी सारे नोबेल प्राइज उनको मिलते हैं 95%। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं। अब यहां से सवाल ये पैदा होता है कि क्या हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट जो हैं, क्या उनका ब्रेन कम है क्या रिलीजन वाइज, और ज्यूज का और क्रिश्चियंस का ब्रेन इतना ज्यादा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। क्या जीन्स या उनका डीएनए सुपीरियर है क्या, और हमारा डीएनए इंफीरियर है क्या? लोग कहेंगे ऐसी कैसी बात है, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। अबे ठीक है ना, लेकिन मुसीबत ये कि 77 साल के बाद भी भारत का एक भी इन्वेंशन नहीं है, एक भी सो कॉल्ड साइंस का नोबेल प्राइज नहीं है, एक भी प्रोडक्ट दुनिया की शेल्फ पे नहीं है। तो भाई वो सबसे आगे हिंदुस्तानी कहां पे है, आप बताओ ना। हिंदुस्तानी तो एग्जिस्ट नहीं करते दुनिया की शेल्फ पे। तो अब कुछ और आंकड़े लेते हैं। मुस्लिम्स की 200 करोड़ पॉपुलेशन है, टोटल 5 नोबेल प्राइजेस हैं। ये नंबर थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, उसको आप 4 की जगह 5 हो सकते हैं, आगे पीछे करके थोड़ा उसको टॉलरेट कीजिएगा प्लीज। तो साइंस की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो 200 करोड़ में मुस्लिम्स की 5 प्राइजेस हैं, इसमें एक पाकिस्तानी है, 3 यूएस से सिटीजन है वहां भी, जो बेसिकली इजिप्ट से, ट्यूनिशिया से और टर्की से बिलोंग करते हैं, और एक पाकिस्तानी अब्दुल सलाम साहब है। हिंदूज में 400 करोड़ की पॉपुलेशन है, सिर्फ 4 नोबेल प्राइज है। इंडिया की मदर टेरेसा भी बाहर वाली है एक्चुअली, तो वो मैंने आपको बताया, सीवी रमन है, रविंद्रनाथ टैगोर है, साथ में आपके कैलाश सत्यार्थी हैं। तो ये मैंने जो लिस्ट बताई थी आपको, उसके मदर टेरेसा भी है उसके अंदर एक। तो ये हो गए। बुद्धिस्टा की 55 करोड़ पॉपुलेशन में सिर्फ 4 नोबेल प्राइज हैं। 6 चाइनीज ने भी नोबेल प्राइज जीते हैं आज तक, लेकिन उसमें 3 अमेरिकन सिटीजन है, 3 चाइना के सिटीजन है। तो ये भी, इनका डेटा भी आपके सामने है। वाई साउथ एशियंस फेल? साउथ एशियन फेल क्यों होते हैं? उनके नाम पे कुछ है क्यों नहीं? हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है भाई साहब। हमारी पॉपुलेशन कितनी है आप सोचिए, हम तो ऑलमोस्ट आप समझे तो 150-200 करोड़ की पॉपुलेशन है साउथ एशिया की। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश 140 करोड़ तो हम हो जाते हैं। उसके बाद करीब करीब 40 करोड़ जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश हो जाते हैं, तो 180 करोड़ ये हो जाते हैं। बाकी नेपाल को क्या कहते हैं साथ में श्रीलंका को, सबको मिला तो हम करीब 200 करोड़ हो जाते हैं सब साउथ एशिया में। 200 करोड़ के पल्ले भाई साहब टोटल मिला के 10-12 भी क्या कहते हैं कि नोबेल प्राइज नहीं है। उसका कारण ये है कि दे आर नेक्स्ट टू जीरो इन द बोथ रिसर्चेस, बेसिक एंड अप्लाई। यहाँ कुछ कोई काम करता ही नहीं है ना। हमारे तो हालात ये हो गए कि मिक्सर ग्राइंडर, ऊपर लगा हुआ पंखा, वो भी हम चीन से बनवाते हैं। ये हालात हैं। दूसरा जो सिस्टम इन साउथ एशिया जो है, इट डजंट सपोर्ट रिसर्च। यहाँ पे तो आईएएस आईपीएस बन जाएगा, कमांडर बन जाएगा, आर्मी अफसर बन जाएगा, पुलिस अफसर बन जाएगा, तो डंडा घुमाएगा भाई, उसकी वहां पे रिस्पेक्ट है। अगर आप रिसर्च करते हो, पीएचडी करते हो, तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और अल्टीमेटली बहुत बार जो हमारे पीएचडी लोग हैं,
आपने देखा होगा जब स्वीपर की पोस्ट निकलती है ना, सफाई कर्मचारियों की, बेचारे वहां अप्लाई करते हैं। तो जिस देश में एक रिसर्चर की इज्जत नहीं है, पीएचडी कौन होते हैं? रिसर्चर है ना। जिस देश में एक रिसर्चर की इज्जत नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं है, खाने को भूखा मर रहा है वो, तो आप कैसे रिसर्च वहां, कैसे नोबेल प्राइज मिलेंगे? पीपल एट द हायर पोस्ट डिस्करेज क्रिएटिविटी इन रिसर्च। इंडिया में कोई नई चीज लेके आएगा तो लोग उसको डिस्करेज करते हैं, बेवकूफ आदमी, पागल है क्या, क्यों कर रहा है तू? और उसका क्रेडिट अगर तुम कुछ बना दोगे तो कोई बड़ा आदमी ले जाएगा, बड़ा अफसर ले जाएगा कि मैंने बनाया, तो मेरे अंडर में हुआ है, मेरा मेरा सुपरविजन था। और सरकार पैसे खर्च करती नहीं है, सरकार कहती है मेरे पास रिसर्च के लिए पैसे नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान, कोरिया और चीन ने अप्लाइड रिसर्च में महारत हासिल की। आज उनके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इंप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं, अप्लाइड साइंस के द्वारा है। हालांकि वो बेसिक रिसर्च में पूरा तीनों, चाइना, कोरिया और जापान भी, उनका दिमाग इतना नहीं चलता वहां पे। और ये सारे के सारे अधिकतर जो बुद्धिस्टा कंट्री है, चाइना में तो बुद्धिस्टा भी हैं, एथीस्ट भी हैं, दूसरे भी कुछ हैं, लेकिन जापान और कोरिया तो अधिकतर बुद्धिस्टा कंट्री है, लेकिन बेसिक रिसर्च में वो भी पुअर है। However, they also remain deficient in the basics. All new products were result of intensive applied research in China, Korea and Japan. लेकिन इनोवेशन के अंदर बहुत आगे हैं लोग। कैमरा बनाया तो बेटर कैमरा कैसे बनाना है, टीवी बनाया तो बेटर टीवी कैसे बनाना है, वॉच बनाई तो बेटर वॉच कैसे बनानी है, कार बनाई तो बेटर कार कैसे बनानी है। इसमें इन तीनों का जवाब नहीं है। हिंदुस्तान यहां भी नहीं है, हम लोग यहां भी नहीं है। तो क्या साउथ एशियन जो ब्रेन्स हैं हमारे, दे लैक्ड बोथ बेसिक एंड अप्लाइड इंस्टिंक्ट। हमारे अंदर ना बेसिक साइंस है, ना बेसिक रिसर्च है, ना अप्लाइड रिसर्च है। हम लोग दिमाग ही नहीं है हमारा भाई साहब, हम काम ही नहीं करते हैं। सच बात तो ये है। India as a large country remained backward in both research domains. Now the moot question is whether we don't have the brain power to do it. क्या हमारा दिमाग ही नहीं है? भाई देखो, अगर 90% से भी ज्यादा प्राइजेस सिर्फ जूस के और क्रिश्चियंस के हैं, तो कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा ना उससे। कोई तो उसके अंदर से हल निकल रहा है ना, कोई तो आंसर निकल रहा है ना, उस आंसर को मानने की जरूरत तो है ना। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आ आता है, इंडिया डज नॉट हैव एनी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट ऑन द वर्ल्ड शेल्फ। हाँ, कोई भी नहीं है, एक भी प्रोडक्ट नहीं है। नो इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी इमर्ज फ्रॉम इंडिया और साउथ एशिया इन द लास्ट 125 ईयर्स। 125 सालों में 1901 के बाद 1900 से लगा लो, कुछ नहीं हुआ भाई साहब। एक प्रोडक्ट नहीं हमारा जो बाहर चला जाए जिसे दुनिया खरीदे, एक भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट नहीं है। 200 करोड़ की पॉपुलेशन एक प्रोडक्ट नहीं दे सकती भाई साहब 125 साल में। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंसर है कि हमारा दिमाग है या नहीं है। इसके बाद चाइना's progress is based on the innovation and the new product based on the applied research। बिल्कुल सही है। सेमीकंडक्टर में जो उनके सारी रिसर्चेज है वही तो है, जो बैटरी की रिसर्चेज है वही तो है, रेयर अर्थ एलिमेंट की रिसर्चेज है वही तो है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में हुआ भी इतनी आगे वही तो है। जो नए से नए मोबाइल आ रहे हैं उनके चाइना के, जो एप्पल आपको 1.5 लाख का देता है, वो वीवो और दूसरे कुछ है वो आपको 15, 20, 25 हजार में दे देते हैं। तो कम कीमत के अंदर वो इनोवेशन है उनकी, है ना, मानना पड़ेगा ना। तो अप्लाइड रिसर्च तो चाइना, जापान, कोरिया मीलों आगे चले गए, इतने आगे चले गए। हमने तो स्टार्ट भी नहीं किया ना। हम तो उस लेन में नहीं खड़े जहां पे रिसर्च होती है। वो जो दौड़ होती है ना ओलंपिक की, रिसर्च की दौड़ है, हम तो खड़े ही नहीं है, हम तो भाग ही नहीं ले रहे हैं। हम तो थिंक वेयर डू वी स्टैंड। आप ही सोचिए हम कहां खड़े हैं। ये साउथ एशिया के लिए पूरा पूरा, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, 200 करोड़ पॉपुलेशन। आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस as to who gets the Nobel prizes in science and why, फिर वही, countries don't invest in science because they were developed, they become developed because they invested in science। वो विकसित इसलिए हुए कि उन्होंने साइंस पे डेवलप किया। तो रिसर्च इज द लास्ट वर्ड इन इंडिया एंड साउथ एशिया। India should have invested in at least 3 to 4 research cities in India to reach somewhere, but alas, who cares for research in India? Who? Think, are South Asians an inferior race or do they have an inferior DNA? आप डिसाइड करो, रिजल्ट आपके सामने है।
रिलीजन वाइज भी रिजल्ट आपके सामने है। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, आज तक किसी ने पेश किया नहीं, लेकिन मैंने पेश किया। तो प्रश्न वही है कि क्या हमारा डीएनए रिसर्च के लायक नहीं है? जो साउथ एशियंस हैं 200 करोड़, लगता तो है। कोई एक आधा बेचारा माइका लाल कहीं से निकल आए, कोई चंद्रा, कोई रामाकृष्णन, कोई अभिजीत बनर्जी, कोई सीवी रमन, एक आधा। 96 साल से इंडिया को एक साइंस में नोबेल प्राइज नहीं है, 96 साल से। फैसला आप कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिर आप कहोगे आप तो भारत की बुराई कर रहे हो, साउथ एशिया की बुराई कर रहे हो, उनमें दिमाग नहीं है, आप अपने कंट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हो। मैं कहां कंट्री को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं तो आप एक कंपैरेटिव स्टडी दे रहा हूं। अब आप रिसर्च कीजिए इसके ऊपर और बताइए, क्या हम रिसर्च के लायक ही नहीं है क्या? अभी तक तो ये है, आगे का पता नहीं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।